गर्वित के बचपन के दोस्त सूरज और गौतम लंच पर आए थे। सालों से ना मिलने के बाद भी बचपन की यारी शक्ल देखते ही टपक पड़ी थी। घर आए मेहमानों को सादा खाना खिलाना आशना को रास नहीं आया, इसलिए जल्दी जल्दी से आशना ने कई शानदार व्यंजनों का भंडारा लगा दिया था। आशना ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी और मेहमानों के दिल से खातिरदारी करने में लगी थी। गर्वित के चेहरे पर गुस्से की हिमाकत चढ़ रही थी। क्या गर्वित को आशना का यह बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था? लेकिन वो तो उसके दोस्तों और घर आए मेहमानों के लिए ही खातिरदारी कर रही थी। क्या गर्वित नहीं चाहता था कि आशना उसके दोस्तों को खाना परोसे? आखिर क्या वजह थी जो गर्वित का पारा अचानक चढ़ रहा था? गर्वित गुस्से में लाल हो चुका था और वहां मौजूद सभी के होश उड़ चुके थे। आशना का तो बुरा हाल था। सूरज ने गर्वित को कुछ देर निहारने के बाद अपना मुंह खोलते हुए पूछा, गर्वित भाई क्या हो गया? सूरज के इस सवाल के पूछने के बाद गौतम, जो बिल्कुल सूरज के बाजू में बैठा था, उसने डाइनिंग टेबल के नीचे अपने पैर से सूरज के पैरों पर एक जोरदार लात लगाई, जिससे सूरज को अचानक तेज दर्द की पीड़ा हुई और वो अपने दर्द को संभालते हुए और अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोला, अबे गौतम, पागल हो गया क्या? लात क्यों मार रहा है? गौतम की इस हरकत से सूरज गुस्सा हो गया और अपनी आंखें बड़ी करते हुए गौतम को घूरने लगा। गौतम ने जल्दी से आंख मारते हुए सूरज को संकेत दिया और सूरज ने अपने मुंह से उगलने वाले शब्दों को सूप के साथ ही गिटकना मुनासिब समझा और अपनी नजरों को फेरते हुए वो एक भीनी मुस्कान के साथ आशना और गर्वित को देखने लगा। शायद सूरज ने गौतम द्वारा दिए गए संकेत को पढ़ लिया था, तभी उसने आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की थी। कुछ पल के लिए भोजन कक्ष में खामोशी छा गई, मानो जैसे किसी के भी वहां होने का एहसास ही नहीं हो रहा था। सूरज उस उदासी के माहौल को नहीं झेलना चाहता था, इसलिए उसने गौतम को इशारा करते हुए शायद माहौल को बदलने को कहा। गौतम ने भी सूरज द्वारा दिया गया सिग्नल समझा और अपने गले की खराश को ठीक करते हुए बोला, संजना, गर्वित भाई ने सूप खत्म कर दिया। ठीक है, आशना ने जवाब दिया। आशना गर्वित के गुस्से की वजह से काफी डर गई थी और गर्वित के व्यवहार को लेकर काफी चिंतित थी, इसलिए वो गौतम की कही बात का मतलब एकदम से नहीं समझ पाई थी और चुपचाप बस अपना खाना खा रही थी। गर्वित ने अपनी तीखी आंखों को काम पर लगाते हुए नोटिस किया कि आशना को सूप वाली बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। क्या गौतम ने आशना को वहां से जाने के संकेत दिए थे या सूप को दोबारा बाउल में भरने के? आशना के मन का डर इस बात को पूरी तरह खा चुका था। आशना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न देखकर गर्वित पूरी तरह आग बबूला हो चुका था। गर्वित ने अपने गुस्से भरी नजरों से आशना की तरफ देखा और कुर्सी को पीछे की तरफ जोरदार लात मारते हुए उठा और बिना कुछ बोले भोजन कक्ष से बाहर निकल गया। जैसे ही गर्वित ने भोजन कक्ष छोड़ा, वहां मौजूद सूरज और गौतम की भी हिम्मत नहीं हो रही थी वहां बैठने की, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया और गर्वित को ढूंढने के लिए भोजन कक्ष से बाहर निकल गया। सूरज और गौतम के जाने के बाद वहां सिर्फ आशना ही अब भोजन कक्ष में मौजूद थी। अचानक हुए इस वाक्य से बाहर निकलने में उसे थोड़ा समय लगा और तब तक वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर ही बैठी रही थी। आशना ने अपने आप को संभालते हुए मुंह नीचे रखते हुए प्लेट में रखा पनीर टिक्का खत्म किया और डाइनिंग टेबल पर रखा सारा सामान हटाने लगी। आशना ने किचन में सारे बर्तन धोए और फिर बाहर आकर डाइनिंग टेबल को साफ करने लगी। आशना का आज काम काफी बढ़ गया था। काफी थकाने वाला दिन था ये और न जाने अभी और क्या क्या देखना बाकी था। जब आशना भोजन कक्ष में डाइनिंग टेबल पर गीला कपड़ा मार रही थी, तब उसे बाहर बैठक कक्ष से सूरज की आवाज सुनाई दे रही थी। सूरज की आवाज सुनकर आशना ने मन ही मन कहा, तो ये लोग अभी तक गए नहीं हैं। डाइनिंग टेबल को साफ करते हुए आशना न जाने किन ख्यालों में खो गई थी। उन ख्यालों से बाहर आने के बाद उसने वो शराब की बोतल को घूर के देखा जो गर्वित ऊपर लेके आया था। ग्लेनमोरेंजी, 29 ईयर्स, फ्रांस की शराब का नाम था। बड़ी स्मूथ विस्की थी, वो जो गले में जाते ही अपनी जगह बना लेती थी। जब भी घर में कोई विशेष मेहमान आते थे तो गर्वित ऐसे ही शराब की बोतल से उनका स्वागत करता था। अभी भी उस बोतल में शराब बाकी थी। न जाने आशना के ख्यालों ने उसे कहां मोड़ दिया। उसने वुडन कैबिनेट से विस्की के नए ग्लास निकाले और ट्रे में रखते हुए शराब की बोतल के साथ बैठक कक्ष की तरफ जाने लगी।
जब उसके कदम धीरे धीरे भोजन कक्ष से होते हुए बैठक कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे बाहर हो रही बातों की आवाजें उसे और साफ साफ सुनाई देने लगी थी। जैसे ही आशना अपने हाथ में शराब और ट्रे में विस्की ग्लास लेकर बैठक कक्ष में घुसने ही वाली थी कि तभी उसने गौतम को गर्वित को पुकारते हुए सुना। भाई गर्वित। 2 सेकंड बाद गर्वित ने तीखी आवाज में कहा, क्या? बोलना। गर्वित के मुंह से जवाब पाकर गौतम ने तुरंत अपने दिल की बात जुबान पर लाते हुए पूछा, यार तूने नोटिस किया, तेरी बीवी थोड़ी थोड़ी बिल्कुल मेरी बीवी की वो खास दोस्त की तरह दिखती है ना? याद है तुझे? गौतम की बीवी यानी आशना की खास दोस्त प्रिया। गौतम और प्रिया की अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें एक दूसरे के साथ रहते हुए काफी वक्त हो गया था। और जब से उनका चक्कर स्कूल के टाइम से शुरू हुआ था, तब से गौतम प्रिया को बीवी ही मानता था। गौतम के मुंह से अचानक ये शब्द सुनकर आशना पूरी तरह चौंक गई और उसके कदम वहीं थम से गए। उसे पता था कि ऐसे चोरी छुपे खड़े होकर दूसरों की बातें सुनना गलत बात है, लेकिन उसने जो अभी अभी गौतम के मुंह से सुना था, उसे सुनकर वो गलत हरकत करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आशना सिर्फ ये जानना चाहती थी, क्या गर्वित को उसके बारे में इतने सालों में कुछ याद है या नहीं। इसलिए वो अपने कान लगाए बस गर्वित के जवाब का इंतजार कर रही थी। लेकिन बहुत समय तक गर्वित के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो शायद सिगरेट पी रहा था, क्योंकि उसकी दुर्गंध आशना की नाक को चुभ रही थी। शायद इसीलिए गर्वित ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ये सब सोचकर आशना अपने मन को दिलासा देते हुए वहीं चुपचाप खड़ी रही। जब गर्वित के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तब गौतम ने ही दोबारा पहल करते हुए कहा, अरे उसका नाम आशना था, तुझे याद नहीं? जब हम लोग शिमला में कॉलेज में थे तो हमारे साथ घूमती थी ना, प्रिया की वो दोस्त यार, तू भूल गया? आशना ने अभी भी गर्वित के मुंह से कुछ नहीं सुना था। तभी अचानक उसे लाइटर से सिगरेट जलाने की आवाज आई और 3 सेकंड बाद गर्वित ने अपने फेफड़ों से सफेद धुआं छोड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। याद नहीं? गौतम ने आश्चर्य दिखाते हुए कहा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए और गर्वित को याद दिलाने के नजरिए से गौतम ने कहा, अरे यार वो पतली सी, हाइट में ज्यादा लंबी नहीं, एकदम गोरा रंग, खूबसूरत आंखें, वो लंबे लंबे बाल। अरे यार वो बेवकूफ कमल को भी तो बहुत पसंद थी वो। कमल तो याद है ना तुझे, अपने कॉलेज में था। गर्वित का ध्यान बस सिगरेट में था। गौतम की बातें वो सुन भी रहा था या नहीं, किसी को पता नहीं था। गर्वित ने जब तीसरी बार भी कोई जवाब नहीं दिया, तब गौतम ने एक लंबी भरते हुए कहा, ओ भाई साहब, क्या तुझे सही में याद नहीं या फिरकी ले रहा है? अरे वही लड़की यार, तू कितनी बार मिला है उससे, वो जो बहुत धीमे धीमे बात करती थी और दिखने में वो तेरी बीबी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। गौतम की बात सुनकर गर्वित जोरों से हंसने लगा और उसके बाद गौतम की तरफ हाथ करते हुए बोला, तेरी तरह मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि अपने अतीत में जाकर फालतू की बातों और सड़े हुए लोगों को याद करूं। तो सिगरेट पीना, बहुत पका रहा है यार। अतीत की फालतू की चीजें? आशना के कानों में शब्द गूंजने लगा था और उसका दिल ठहर गया था। अपने भारी दिल के साथ वो अभी भी उधर ही खड़ी थी, लेकिन उसका दिमाग शायद अतीत की यादों में गोता लगा रहा था। आशना सोचने लगी, उसने अतीत में जितनी भी बार गर्वित से बात की, उससे मुलाकात की, वो उसके लिए एक खास इंसान के साथ खुशनुमा पल हुआ करते थे। लेकिन आज उसे पता चला कि गर्वित के लिए वो सब बस फालतू की बातें थी जो उसने सड़े हुए लोगों के साथ करी थी। आशना मन ही मन शर्म के मारे लाल हो चुकी थी और ये शर्म अपने ऊपर हुए तिरस्कार से भरी थी। आशना के दिमाग में अतीत की वो यादें घूमने लगी थी, जिससे आशना काफी दिक्कत महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में दुख पानी की बूंदों के साथ झलक रहा था और बस आंसुओं की धारा बहने लगी। आशना ने आंसुओं को काबू में करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो उसकी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और बस अपने वेग और तेज बढ़ाते जा रहे थे। उसे मैं बिल्कुल याद नहीं हूं। क्या सही में उसे मैं बिल्कुल याद ही नहीं हूं? गौतम ने मेरे बारे में उसे सब कुछ अच्छे से बताया, लेकिन उसके बाद भी आशना का अतीत आशना को विभिन्न प्रकार के ख्यालों से नवाज रहा था। आशना ने जो सुना था वो उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था और अब वो वहां और खड़े रहकर अपनी बेइज्जती अपने ही कानों से नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए अपने कदमों को बैठक कक्ष में बढ़ाने के बजाय
उसने पीछे मुड़ते हुए वापस भोजन कक्ष की तरफ बढ़ाने लगी और तभी उसने गर्वित के मुंह से एक चतुर आवाज सुनी। तेरी गर्लफ्रेंड की वो जो खास दोस्त थी, क्या वो मेरे पीछे पड़ी थी या अब उसने मुझे परेशान किया था? हाँ, तुम चाहो तो, गौतम ने हंसते हुए जवाब दिया और बात को जारी रखते हुए कहा, अरे नहीं यार, ना तो वो तेरे पीछे पड़ी थी और ना ही उसने तुझे कभी परेशान किया। क्या? सच में? अपने मुंह से सिगरेट का छल्ला निकालते हुए गर्वित ने गौतम की तरफ देखकर पूछा। गर्वित के चेहरे से मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसे गौतम की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। कुछ पल रुकने के बाद गर्वित ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर तो सामान्य सी बात है, मुझे वो कैसे याद होगी? सामान्य सी बात? ये सुनकर आशना की छाती छलनी हो चुकी थी। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी करनी पर शर्म आने लगी थी। आशना जानती थी कि गर्वित उसे भूल चुका है, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वो बातें और वो मुलाकातें उसके लिए कोई मजाक नहीं होगा। लेकिन आज गर्वित ने आशना के आंखों पर लगी अंधकार की पट्टी को खोल दिया था। आशना के हाथ थर थर कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे गंगा जी का कोई घाट हो। चूंकि आशना का शरीर कांपने लगा था, इसलिए वो अपने शरीर पर संतुलन नहीं बना पाई और उसके हाथों से शराब की बोतल और वो ट्रे छूट गया और टूटते हुए कांच की आवाज चुभते हुए कानों से चिपक गई। क्या टूटा? शायद सूरज के कान में कांच के टूटने की आवाज ने गहरी हरकत की होगी, इसलिए सबसे पहले उसी के मुंह से ये शब्द बाहर निकले थे। आशना एक गहरे सदमे के कुएं में जा गिरी थी, जहां उसे एहसास था कि गर्वित की बात ने उस पर काफी गहरा असर डाला है और उस वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है और इस वजह से उसके हाथ से ये नुकसान हुआ है। यही सब सोचते हुए वो नीचे बैठते हुए टूटे हुए कांच के टुकड़ों को साफ करने लगी। आशना काफी परेशान थी और होगी भी क्यों नहीं। जिस इंसान के लिए 8 साल राह देखी, जिसे याद किया, उसके लिए वो बस सामान्य और फालतू था। अपना बर्बादी का आलम पहचानते हुए आशना जल्दी जल्दी उन कांच के टुकड़ों को उठाने लगी कि तभी उसकी उंगली में कांच का टुकड़ा घुस गया। एक तेज दर्द के एहसास के साथ आशना ने झटके से अपना हाथ पीछे की ओर धकेला और उस कांच के टुकड़े को घूरने लगी। आशना की उंगली से खून रिस रिस कर टपक रहा था। आशना ने हिम्मत करते हुए उस कांच के टुकड़े को बाहर की तरफ खींचा और एक तेज सिसकी आह के साथ उसकी आंखों के मोती निकल पड़े। आशना अब इस हादसे से बाहर भी नहीं निकली थी कि तभी पीछे से एक तीखी आवाज आई। क्या हुआ? आखिर यह आवाज किसकी थी? गर्वित की? अगर गर्वित की थी तो क्या वो आशना को सबके सामने बेइज्जत करेगा? क्या गर्वित को ऐसा लगेगा कि आशना उनकी बातें सुन रही थी? क्या आशना के इस कांड से गर्वित का मूड दोबारा खराब हो जाएगा? क्या आशना की इस हरकत ने गर्वित को उकसा दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान। हाथ में शराब और विस्की ग्लास की ट्रे लेकर आशना बैठक कक्ष की तरफ बढ़ने लगी। तभी गौतम ने गर्वित को अतीत के कुछ प्रश्नों से सम्मानित किया और ये सुनकर आशना के कान खड़े हो गए थे। गौतम ने अतीत में जाकर गर्वित से आशना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन गर्वित की उसमें कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई, बल्कि गर्वित ने अपने अतीत में बिताए हुए वक्त को व्यर्थ और फालतू लोगों से जोड़ दिया था। आशना का दिल पूरी तरह टूट चुका था। आशना मानसिक रूप से अपने आप को काफी अकेला और कमजोर समझने लगी थी। शरीर में कपकपी उठने लगी, हाथ पैर उन बातों को सोचकर थर थर कांपने लगे और हाथ में पकड़ी शराब की बोतल और ट्रे जमीन पर आ गिरे। शराब की गंध ने पूरे वातावरण को अपनी दुर्गंध से शोभित कर दिया था और कांच के छोटे छोटे टुकड़े जगह जगह बिखर चुके थे। अपना बर्बादी का आलम पहचानते हुए आशना जल्दी जल्दी उन कांच के टुकड़ों को उठाने लगी कि तभी उसकी उंगली में कांच का टुकड़ा घुस गया। एक तेज दर्द के एहसास के साथ आशना ने झटके से अपना हाथ पीछे की ओर धकेला और उस कांच के टुकड़े को घूरने लगी। आशना की उंगली से खून रिस रिस कर टपक रहा था। आशना ने हिम्मत करते हुए उस कांच के टुकड़े को बाहर की तरफ खींचा और एक तेज सिसकी आ के साथ उसके आंखों के मोती निकल पड़े। आशना अभी इस हादसे से बाहर भी नहीं निकली थी कि तभी पीछे से एक तीखी आवाज आई। क्या हुआ? वो आवाज सूरज की थी।
भागते हुए सूरज जब आशना की तरफ आया तो उसकी नजर जमीन पर बिखरे कांच को देखते हुए चमक उठी और वो आशना से पूछने लगा, क्या हो गया संजना, तुम्हें लगी तो नहीं ना? सूरज के मुंह से तोप के गोलों की तरह सवाल एक के बाद एक बरसने लगे थे और जब उसकी नजर आशना की उंगली से रिसते हुए खून पर गई तो उसने अपनी आवाज को तीखी और गहरी करते हुए कहा, ओह संजना, तुम्हें चोट आई है, तुम्हारी उंगली से तो खून निकल रहा है। जैसे ही सूरज की आवाज में गहराइयों की मोटी परत दिखी, गर्वित जो सूरज के ठीक बाद भागते हुए वहां पहुंचा था, उसने अपनी नजर आशना की उंगली की तरफ फेरी। घाव इतना गहरा नहीं था, कांच का टुकड़ा हल्का सा उंगली के भीतर गया था जिससे कुछ बूंद खून टपका और अब वो बंद हो गया था। बैंडेड लगाने से घाव 1 से 2 दिन में पूरी तरह भर जाएगा। शायद आशना के अतीत के घाव इस घाव से कहीं गुना ज्यादा थे। न जाने आशना की आह ने कौन से दर्द का बखान किया था। इससे पहले कि गर्वित कुछ सोच पाता, सूरज ने अपना हाथ आगे करते हुए आशना की तरफ बढ़ाया जो अभी भी जमीन पर बैठी थी और कहा, संजना, अपना हाथ इधर लाओ, मैं देखता हूं। गर्वित के मन में अब सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका था। गर्वित ने मन ही मन सोचा कि आशना सूरज के काफी करीब है। कल की रात सूरज ने ही उसे आशना से बात करने और उसे जॉनसन विला से पिक करने के लिए कहा था। 4 सीजन्स होटल के कमरे से बाहर निकलते वक्त सूरज ने ही आशना को संभाला था और कई देर तक आशना उसकी बाहों में थी। दोनों न जाने धीमे धीमे क्या बातें किए जा रहे थे। आशना के निकल जाने के बाद उस रात सूरज ने मुझे आशना के लिए खूब ज्ञान बांटा था और आज लंच में सूरज आशना की तारीफों के खजाने खोल रहा था और वो भी कह रही थी कि अगली बार बता देना क्या बनाना है, वो बना देगी। ये सब सोचते हुए गर्वित की आंखें चमक उठी। गर्वित ने अभी तक नहीं सोचा था कि क्या करना है, लेकिन उन उबल रहे सवालों ने गर्वित के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। इससे पहले कि सूरज आशना को उठाता, गर्वित ने एकाएक अपना हाथ एहसास ने आशना के दिल को एक तीखे दर्द के साथ झकझोर के रख दिया था, क्योंकि कुछ देर पहले ही अतीत के लम्हों की गर्वित की वो भद्दी सोच आशना के सामने उजागर हो चुकी थी, जिसने आशना को हिलाकर रख दिया था। गर्वित के इस तरह अचानक बदले हुए विचार देखकर आशना सकपका गई थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही गर्वित ने आशना का हाथ पकड़कर उसे उठाया और 2-3 कदम पीछे की तरफ लेकर उसे सूरज से बचाने लगा, वैसे ही आशना ने संघर्ष करते हुए गर्वित का हाथ झटकते हुए हटाया और 3 से 4 कदम और पीछे की तरफ भागी। आशना की इस हरकत से गर्वित पूरी तरह चौंक गया था। वो आशना को सिर्फ ये कहना चाहता था कि वो अपनी उंगली पर बैंडेड लगा ले, लेकिन इस हरकत की वजह से उसके शब्द उसके मुंह से बाहर ही नहीं निकल पाए। गर्वित ने अपने खाली हाथ को देखा और कुछ सेकंड्स के बाद उसे समझ आया कि आखिर हुआ क्या था। गर्वित का मन दोबारा सवालों का बोझ उठा रहा था। गर्वित ने अंदर ही अंदर सोचा कि जब वो आशना की मदद करने के लिए आगे आया तो आशना ने अपने हाथों को सूरज से बचाते हुए पीछे की तरफ क्यों नहीं धकेला। जब उसने आगे बढ़ते हुए आशना को उठाया तो आशना इस तरह डर गई थी जैसे किसी चूहे ने बिल्ली को देख ली हो, और आशना बस भागना चाहती थी। गर्वित को अपने ऊपर धिक्कार की भावना आने लगी। गर्वित का अहंकार 7वें आसमान में पहुंच गया था। उसकी आंखें पहले शराब के नशे में जितनी कमसिन मदहोश नजर आ रही थी, अब उन्हीं आंखों में नफरत और गुस्से का अंबार लगा हुआ था। गर्वित ऊपर सीढ़ियों की तरफ गुस्से से देखते हुए चिल्लाया, अगर मुझसे नहीं करवाना चाहती हो तो ऊपर चली जाओ, यहां मुझे अपमानित मत करो। आशना ने यह हरकत शायद जानबूझकर नहीं करी थी। उसकी उदासी और उसके दुखों का मिलन हो गया, जिससे अचानक उससे यह हरकत हो गई होगी, लेकिन यह बात अब और बड़ी होने की तरफ बढ़ रही थी। गर्वित के बोल काफी कठोर थे। गर्वित का इस तरह बोलना गौतम को भी पसंद नहीं आया था। उसे आशना के लिए बुरा लग रहा था। आशना को बेहतर महसूस कराने के लिए उसने बात को मधुरता से मोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, संजना, तुम हम सब के लिए खाना बनाकर काफी थक गई होगी, तुम ऊपर चली जाओ और थोड़ा आराम करो। आशना ने अपना मुंह नीचे कर रखा था। वो सबके सामने अपने आंसू नहीं निकालना चाहती थी,
उसके मन में कई कसक थी जो उसे अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करवा रही थी। उसने एक सादी नजर से हल्का सा गौतम को देखा और सॉरी बोलते हुए वहां से जल्दी जल्दी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। भाई गर्वित, यार तू क्या कर रहा है? आशना के चले जाने के बाद गौतम अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और गर्वित से एक हल्की शिकायत भरी आवाज में पूछा, पिछली बार जब सब कुछ ऐसे ही सूरज ने गर्वित को समझाने की कोशिश की थी तब तो आप जानते ही हैं कि क्या हुआ था। अरे वही 4 सीजन्स वाली रात। हाँ बिल्कुल वही। तो जब सूरज ने गौतम के मुंह से वो शब्द सुने तो सूरज की आंखों के सामने वो उड़ता हुआ तकिया आ गया जो उस रात गर्वित ने उस पर फेंका था। और उस ख्याल से बाहर निकलकर सूरज ने गौतम के कंधे पर उंगली को दबाते हुए फुसफुसाते हुए कहा, भाई मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूं इसे समझाने की कि वो इसके साथ इस तरह पेश ना आया करे, लेकिन वो अपना आपा खो देता है। मत बोल, चुप रहे यार। गौतम और भी बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन सूरज की उस फुसफुसाहट ने उसके शब्दों को उसके गले से नीचे उतार दिया था। और फिर दोनों मिलकर गर्वित को देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि गर्वित का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा होगा, लेकिन जब उन्होंने गर्वित को देखा तो वो काफी शांत था। गर्वित बस अपने हाथों को घूरता जा रहा था जैसे मानो कुछ सोच रहा हो। शायद उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। सूरज और गौतम ने जो कल्पना की थी, जब उन्होंने इसके विपरीत देखा तो वो चौंक गए थे और एक दूसरे को देखने लगे थे, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वो गर्वित की आने वाली हरकत से पूरी तरह अनजान थे। कुछ 1 मिनट तक ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे मानो पृथ्वी पर कोई सांस लेने वाला भी जिंदा नहीं बचा। उसके बाद गर्वित ने अपना शरीर हिलाते हुए शायद जिस सोच में डूबा था उससे बाहर आने की कोशिश की और चलते हुए वापस सोफे पर बैठ गया और सिगरेट निकालकर उसे जलाते हुए धुएं के बादल छोड़ने लगा। सूरज और गौतम भी गर्वित का मिजाज नहीं समझ पाए और उन्होंने वहां से चले जाना ही उचित समझा। घड़ी में 3 बज चुके थे जब सूरज और गौतम ने छोटे राजमहल को अलविदा कहा था। उन दोनों के जाने के बाद बातें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। भारी दोपहर थी, इसलिए कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। छोटे राजमहल में खामोशी की आहटें सुनाई देने लगी थी। टीवी की आवाज जो बहुत धीमी थी अब अचानक से कानों में तेज सुनाई देने लगी थी। गर्वित के कानों को अब टीवी की आवाज रास नहीं आ रही थी और वो इसे काफी चिढ़ चुका था, इसलिए उसने टेबल से रिमोट उठाया और टीवी को बंद कर दिया। उसके बाद सोफे पर अपने पैरों को फैलाते हुए और ऊपर कमरे की छत पर नजर टिकाते हुए एक के बाद एक गर्वित ने 3 सिगरेट फूंक डाली थी। चौथी सिगरेट को जब गर्वित जलाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर बैठक कक्ष में लगी आलीशान घड़ी की तरफ गई जो उसके पुरखों की निशानी थी, जिसने गर्वित को 4 बजे का समय बताया। समय देखने के बाद गर्वित ने अपने मन में सोचा कि उसे आशना पर चिल्लाए हुए 1.5 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन वो अभी तक एक बार भी नीचे नहीं आई। सिगरेट जलाते हुए गर्वित ने अपनी नजरों को सीढ़ियों की तरफ धकेला। चंद पल सीढ़ियों को देखने के बाद अपनी नजरें फेरते हुए गर्वित ने सिगरेट का एक कश लिया और उसे वो काफी अजीब लगा। गर्वित ने जब दूसरी बार सीढ़ियों को देखा तो उसे वो सिगरेट रास नहीं आई और उसे रौंदते हुए उसने एस्ट्रे में डाल दिया। कुछ देर गर्वित ऐसे ही सोफे पर अपनी टांगे फैलाए बैठा रहा। उसके बाद एकाएक उठा और वॉशरूम की तरफ निकल पड़ा। वॉशरूम से बाहर आकर गर्वित ने कुछ अजीब सा जोश दिखाया और उसी जोश के साथ वो पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचने के बाद गर्वित धीरे धीरे लॉबी से होते हुए अपने बेडरूम की तरफ गया। बेडरूम के बाहर पहुंचकर वो कुछ देर बस यूं ही खड़ा रहा और उसके बाद अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने कमरे को हल्का हल्का खोलना शुरू किया। आशना सोफे पर बैठकर अपने हाथों में स्क्रिप्ट लिए अपनी नजरों को उसमें दौड़ा रही थी, लेकिन जब आशना को एहसास हुआ कि दरवाजा खुल रहा है तो उसने अपनी नजरों को दरवाजे पर टिका दिया था। गर्वित ने कमरे में झांक कर देखा और तभी दोनों की आंखों का मिलन हो गया। कमरे में हल्की हल्की धूप की सुनहरी रोशनी आ रही थी और वो रोशनी आशना के चेहरे को भी छू रही थी, जिससे उसकी आंखें और भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत मालूम पड़ रही थी। आशना की आंखों ने गर्वित को मोह लिया था। आशना की आंखों की चमक
गर्वित को पहले की चमक से कहीं ज्यादा आकर्षित कर रही थी। और करेगी भी क्यों नहीं, वो संजना की आंखें थी, लेकिन आशना की आंखें तो बात ही कुछ अलग थी। आशना की आंखों में गर्वित ऐसा डूबा कि वो देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद जब वो आंखों की मस्ती से बाहर आया, तब उसे एहसास हुआ कि वो ऊपर सिर्फ आशना को ढूंढने आया था। आखिर गर्वित आशना को क्यों ढूंढ रहा था? क्या उसका इस तरह जोशीले अंदाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए जाना हमें किसी अनहोनी की तरफ इशारा था? क्या गर्वित अपना गुस्सा दोबारा आशना पर निकालेगा, या आशना की आंखों में डूबते हुए उसका गुस्सा पिघल जाएगा? क्या गर्वित अपनी हवस पर नियंत्रण कर पाएगा? क्या आशना किसी भी तरह गर्वित को रोक पाएगी? घरेलू हिंसा एक गंभीर अपराध है। हम किसी भी तरह इसका समर्थन नहीं करते। आप सुनते रहिए, ये प्यार नहीं आसान सिर्फ। आशना अभी पूरी तरह गर्वित के उन निराशावादी शब्दों से जो उसने अपने और आशना के अतीत के बारे में बोले थे, उनसे बाहर भी नहीं आई थी कि ये क्या, गर्वित का दोगलापन उसके सामने आ गया। सूरज को आशना की मदद करते देख क्या गर्वित तिलमिला गया था, या गर्वित भी सहानुभूति के तौर पर आशना की मदद करने ही आया था? ये सच तो शायद गर्वित भी नहीं जानता कि उससे ये क्या हो गया, लेकिन आशना ने इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया। जो इंसान अतीत की बातों को व्यर्थ, सामान्य और अनावश्यक बता रहा था और जिसे आशना याद भी नहीं थी, भला आशना उसे अपने करीब कैसे आने दे सकती थी? जब आशना ने झिटकते हुए गर्वित के हाथों को अलग किया और 4 कदम पीछे हटी, तब भी गर्वित को पक्का एहसास नहीं हुआ था कि आखिर माजरा क्या है। उसने तो अपने मन में खुद के लिए सहानुभूति पैदा कर ली थी, क्योंकि वो तो बस आशना को बैंडेड लगाने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उसकी सोच उस पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही थी और अहंकार का तराजू उससे भी भारी। गर्वित के मुंह से निकले कतराए शब्द, अगर मुझसे नहीं करवाना चाहती तो ऊपर चली जाओ, मुझे यहां अपमानित मत करो, ने पूरे माहौल को बदल के रख दिया था। आशना अपने दुख लेकर ऊपर चली गई और गर्वित के दोस्त मुंह में बातें दबाए छोटे राजमहल से निकल गए। पूरा छोटा राजमहल अब खामोशियों के आलम में लुप्त हो चुका था कि तभी अचानक गर्वित ने सीढ़ियों को देखते हुए न जाने अपने दिमाग में कौन सा प्रकाश डाला कि जोश उसके शरीर से टपकने लगा। अब यह देखना जरूरी होगा कि यह जोश शारीरिक था या मानसिक। खैर, गर्वित जब ऊपर पहुंचा तो उसकी आंखों का संगम आशना की आंखों से हुआ, जो ऊपर सोफे पर बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। उन आंखों में न जाने क्या नशा था कि गर्वित उसमें बहक ही गया था। वो आंखें जो गर्वित ने पहली बार बड़े राजमहल में देखी थी, उससे कहीं ज्यादा उसे अब खूबसूरत लग रही थी। गर्वित ने अपने आप से सवाल पूछा, मैं ऊपर क्यों आया हूं? आशना ने भी गर्वित को बराबर देखा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा। गर्वित शर्म के मारे लाल पीला हो रहा था, क्योंकि उसके पास बहाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने हाव भाव को जारी रखते हुए ऐसा दिखा रहा था जैसे कुछ बोलने आया हो, और आखिरकार उसके मुंह से कुछ शब्द निकलकर बाहर आए, अगले सोमवार मेरे साथ पार्टी में चलना। आशना के लिए गर्वित के मुंह से यह सुनना किसी 10 करोड़ की लॉटरी लगने से कम नहीं था। उसकी आंखें और बड़ी हो गई थी और चौंकते हुए अंदाज से गर्वित को देखी जा रही थी। आशना की आंखें देखकर वैसे ही गर्वित का बुरा हाल हो रहा था, और जब आशना ने उन्हें और बड़ा कर दिया और मिर्ग नयनी आंखें जब ज्वालामुखी आंखें बन गई, तो आए हाय, गर्वित का दिल ढोल के नगाड़े की तरफ बजने लगा था। बस अब उसका भांगड़ा करना बाकी था। अपने इस अंदाज को देखकर गर्वित खुद चौंक गया था और अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। गर्वित ने शांत और सामान्य दिखाने की बहुत कोशिश की थी, हालांकि गर्वित भी जानता था कि वो आशना की आंखों में मधोशी का अनुभव कर रहा था, लेकिन उससे नजर हटाने के लिए बेबस था। गर्वित को न जाने किस बात का डर सताने लगा था। क्या वो दोबारा अपना नियंत्रण खोने वाला था? क्या गर्वित को इसी बात का डर था? गर्वित को लग रहा था कि वह आशना के वश में आ गया है और उसकी आंखों में देखते हुए और लुभावना होता जा रहा था। आशना की तरफ से कुछ गलत हो रहा था। वैसे ही उसकी आंखें इतनी नशीली थी और उन्हें और बड़ा करके
न जाने वो अपनी आंखों में किसे डुबो डुबो के मारना चाहती थी। वो किसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। अगर लोकल भाषा में कहें तो गर्वित पूरी तरह पागल हो गया था। गर्वित इस स्थिति से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थी और आखिरकार वो चिढ़ने लगा था। बेकाबू होते हुए गर्वित के मुंह से जैसे श्रापित शब्दों का बखान हुआ। मुझे इस तरह देखना बंद करो। अभी कुछ देर पहले ही एक शांत अंदाज से गर्वित ने आशना को उसके साथ पार्टी में चलने के लिए कहा था और अचानक एक ही पल में वो आशना के ऊपर बिगड़ चुका था। गर्वित को अचानक ये क्या हो गया था? शायद गर्वित का दिमाग खराब हो चुका था, शायद, लेकिन पक्के तौर पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं था। आशना भी गर्वित के मूड स्विंग से अनजान थी, इसलिए जब गर्वित ने एकाएक वो शब्द कहे, उसे सुनने के बाद आशना चौंक गई थी और भौचक्की रह गई थी। आशना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए अपनी पलकें झपकाए अपना खूबसूरत मासूम चेहरा लिए बस चुपचाप बैठी स्थिति को थामने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये क्या, एक तो वैसे ही कंगाली में आटा गीला जैसे गर्वित के हालत थे, और ऊपर से आशना का यूं पलके झपकाना, माशाअल्लाह, क्या खुदा ने सारी और गुस्सेल रूप में आने लगा था। गर्वित ने तुरंत आशना को निर्देश देते हुए कहा, अगले सोमवार को लक्ष्मण फिक्स 6 बजे तुम्हें यहां से पिक करेगा, तैयार रहना। अब गर्वित पूरी तरह से खुल रहा था। आशना की आंखों का प्रभाव अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर था। गर्वित ने अपना सुरूरी तेवर दिखाते हुए बात को जारी रखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम पार्टी में आओ, लेकिन दादाजी का आदेश है, इसलिए मानना पड़ रहा है। ये सुनकर आशना चौंक पड़ी और मन ही मन सोचने लगी, अगर दादाजी ने गर्वित को मुझे पार्टी में ले जाने के लिए कहा है तो क्या गर्वित ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि मैंने ही दादाजी को बोला हो? ओह नहीं, गर्वित को लगेगा कि मैं दोबारा उसके करीब आने के लिए ऐसी हरकतें कर रही हूं और फिर वो नहीं। इससे आगे सोचने की हिम्मत आशना में नहीं थी। वो भली भांति जानती थी कि वो कार वाली रात उसके साथ क्या हुआ था। आशना दोबारा ऐसी किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहती थी। आशना ने अपने आप को बचाते हुए कहा, मैंने दादाजी को नहीं बोला कि मुझे तुम्हारे साथ किसी पार्टी में जाना है। मेरी तो उनसे 3 दिन से कोई बात भी नहीं हुई इस बारे में, और वैसे भी शायद अगले सोमवार मेरी मीटिंग है प्रोडक्शन वालों के साथ, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या इस बारे में मैं दादाजी से बात करूं? वाह, आशना ने हिम्मत दिखाकर जवाब देते हुए कमाल कर दिया और गर्वित को बेहाल कर दिया था। असल में गर्वित ने ही पार्टी का आयोजन किया था। दादाजी ने उसे कुछ भी नहीं कहा था और ना ही उन्हें पता था कि अगले सोमवार कोई पार्टी होने वाली है। गर्वित ने तो मनगढ़ंत पार्टी का आयोजन किया था, और अगर आशना ने दादाजी से बात कर ली तो गर्वित के झूठ का पर्दाफाश होना तय था। आशना का जवाब सुनकर गर्वित की भौहें एकाएक ऊपर की तरफ उठी और आशना को टोकते हुए जवाब दिया, क्या बोलने की इच्छा है तुम्हारी? क्या तुम उन्हें ये बताओगी कि मैं तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए डरा रहा हूं, धमका रहा हूं? ये सब बोलकर क्या मुझे डांट खिलाने का इरादा है? ये बोलकर गर्वित पीछे मुड़ा और कमरे से बाहर जाने लगा। कमरे से बाहर निकलकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में अचानक एक डर उत्पन्न हुआ। उसे डर था कि कहीं आशना सच में दादाजी को कॉल न कर दे। कुछ देर गर्वित का कदम एकदम स्थिर उसी जगह पर जैसे कि तैसे जमे रहे। काफी देर सोचने के बाद गर्वित दोबारा पीछे मुड़ा और कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में घुसते ही गर्वित ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, दादाजी को मेरे बारे में कुछ मत कहना। अगर दादाजी ने मुझे कॉल किया ना और मुझे खरी खोटी सुनाई तो तुम देख लेना फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद करते हुए गर्वित कमरे से बाहर निकल गया। आशना ने अपने चेहरे से वो शर्ट अब तक नहीं हटाया जब तक उसे गर्वित की कार की आवाज कानों में नहीं पड़ी थी। जब उसने कार की चालू होने की आवाज सुनी तो शर्ट को हल्के से अपनी आंखों से हटाते हुए खिड़की से बाहर झांककर उसने गर्वित की कार को विला से बाहर निकलते हुए देख लिया था। एक गहरी सांस लेते हुए आशना ने उस शर्ट को अपने चेहरे से पूरी तरह हटाया और वापस उसी हैंगर पर लटका दिया और स्क्रिप्ट को दोबारा देखने लगी। चूंकि गर्वित अचानक ऊपर आ गया था और आशना से बात भी की, इसलिए आशना के दिमाग में गौतम और गर्वित की दोपहर में हुई अतीत की बातें दौड़ने लगी थी। आशना के कानों में वही वार्ता दोबारा चलने लगी थी जिससे आशना का सर
दर्द से फटने लगा था। आशना को अब स्क्रिप्ट पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत मुश्किल से शांत हुआ दिल वापस से बेचैनी और निराशा के धक्के खा रहा था। आशना को शायद उसी वक्त गर्वित को भूल जाना चाहिए था जब 8 साल पहले गर्वित ने जो नंबर दिया था उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। और अगर 8 साल पहले आशना ये नहीं कर पाई तो कम से कम उसे 2 साल पहले की मुलाकात को ही याद करके गर्वित से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए था। जब उस चैरिटी पार्टी में आशना ने हिम्मत दिखाई और उसके सामने भागते हुए पहुंची तो गर्वित ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। इतने धिक्कारों के बाद भी शायद आशना हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसने गर्वित को अपनी जिंदगी से गायब कर दिया था। लेकिन तभी तो कहते हैं कि ये प्यार नहीं आसान। प्यार आपको अलग कहां रहने देता है, और अगर प्यार सच्चा हो जिसे कभी भुलाया ना जा सके तो उसके रंग के सामने सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। और शायद यही हुआ था आशना के साथ भी। उसका प्यार बहुत गहरा था, इसलिए वो बहरूपिये की तरह किसी और का नाम लेकर गर्वित के साथ अस्थायी तौर पर रहने के लिए तैयार हो गई थी। कभी याद नहीं किया जाना शायद सबसे क्रूर चीज है जिसका आघात गर्वित ने आशना को दिया था। आशना का मन भी आशना से कई सवाल पूछ रहा था। आशना की बौखलाहट साफ साफ देखी जा सकती थी। आशना ने सोचा कि शायद गर्वित के दिल में उसके लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो वो उसे ऐसे कभी नहीं भूल पाता, और अगर भूल भी जाता तो उसे देखकर या उसके साथ रहकर उसे कुछ तो याद आता। भले ही उसने अपना हुलिया क्यों न बदल दिया हो, लेकिन गर्वित उसे पूरी तरह भूल चुका था। शायद एक कतरा भी आशना उसे याद नहीं थी। ये सोचकर आशना पूरी तरह बिखरी हुई महसूस कर रही थी। आशना हताश थी और उसका मन काफी बेचैन था। इन्हीं ख्यालों को सोचते सोचते आशना सोफे पर ही नींद में लुढ़क गई थी। समय का पहिया अपना जोर दिखाते हुए तेजी से बढ़ता गया। अगला सोमवार व्यायाम भी करके और आंखों को बंद करके आराम देते हुए वो कार में बैठा था। गर्वित को देखकर आशना की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। आशना के मन में सवालों की चारपाई बिछ चुकी थी और सारे सवाल बड़े आराम से उस पर मजे कर रहे थे। गर्वित ने तो कहा था कि लक्ष्मण मुझे लेने आएगा, तो फिर वो यहां क्या कर रहा है? आप भी सोचिए, क्या गर्वित ने नहीं कहा था कि लक्ष्मण लेने आएगा? तो गर्वित क्यों लेने आ गया? लेने तो आ गया, लेकिन अब लेकर कहां जाएगा? क्योंकि पार्टी तो सिर्फ बहाना था। असल में हम सबको गर्वित का इरादा पहचानना था। गर्वित का इरादा क्या है? क्या आशना के साथ पहली बार कुछ अच्छा होगा, या गर्वित दोबारा अपनी भड़ास निकालते हुए आशना के दिल को और दर्द के साथ भर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये